नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की बड़ी और सियासी हलचल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोप को लेकर है। उन्होंने चुनाव चोरी का आरोप वर्तमान सरकार पर लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चुराया है। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े स्तर पर फर्जी मतदाताओं के जुड़ने का दावा किया है। राहुल गांधी ने यह बातें जनता के सामने लाइव आकर कही। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में करीब 40 लाख संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने स्क्रीन पर डेटा दिखाते हुए कहा कि कुछ इलाकों में एक ही पते पर सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को वोट चोरी करार दिया और चुनाव आयोग पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया गया, जबकि जानबूझकर ऐसी लिस्ट दी गई जिसे जांचना मुश्किल हो। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। आयोग ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण है। साथ ही राहुल गांधी से सबूत के तौर पर औपचारिक शपथ पत्र भी मांगा गया है। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या उसमें कोई चिप नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है कि क्या भारत में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं, क्या सच में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं और क्या चुनाव आयोग की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। इन सवालों के जवाब अब देश की जनता को तय करने हैं और जरूरत है पारदर्शिता की, जवाबदेही की। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट और डेटा दिखाकर इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठाए और बोले, ये गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने खिलाफ चल रही इन हाउस जांच और संभावित महाभियोग प्रक्रिया को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा यह याचिका विचार योग्य नहीं है। कोर्ट का कहना है कि जज का आचरण भरोसेमंद नहीं रहा, इसलिए इन हाउस जांच और महाभियोग की सिफारिश संवैधानिक रूप से वैध है। अब इस मामले के बाद संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि उनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, जिसे लेकर उनके आचरण पर गंभीर सवाल उठे। इसी केस को लेकर देश की न्यायिक व्यवस्था में एक नई बहस छिड़ी। क्या न्यायपालिका में भी जवाबदेही तय होगी? तो एक बात साफ है, अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया थमने वाली नहीं। सवाल ये भी उठता है कि अगर संसद इसे पास करती है तो क्या ये मामला भारत की न्यायपालिका में नए सुधारों का संकेत देगा? पटना के जेपी गोलंबर और आसपास की सड़कों पर टीचर कैंडिडेट्स खासकर एस-टेट की परीक्षा के TRE-4 से पहले कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई अभ्यर्थी घायल हुए। कुछ के सिर व नाक फूट गए। विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल किया। भीड़ को भगाया गया और ट्रैफिक जाम भी हुआ। इस घटना में छात्रों पर कथित तौर पर लात घूंसे भी बरसाए गए, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की जा रही है। अमेरिका ने 100 साल में सबसे ज्यादा औसत टैरिफ 18.3% लागू किए हैं। इससे हर अमेरिकी परिवार को सालाना 2 लाख तक का नुकसान हो सकता है। महंगाई और खर्च बढ़ने से वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ गया है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी है। इंडिया गठबंधन की बैठक आज शाम को हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सीआरपीएफ वाहन फिसलकर लगभग 200 फुट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर वाहन में 22 जवान सवार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने टैरिफ का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों में कहा कि कुछ फैसलों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। मोदी ने यह भी संकेत दिया, अमेरिका कृषि और डेयरी सेक्टर में भारत में प्रवेश चाहता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं हो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट। पीड़ितों के 60 परिवारों ने अमेरिका में केस करने का फैसला किया है। उन्होंने टॉप एविएशन वकील को हायर किया है और कोर्ट से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की मांग की। राहुल गांधी ने ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को इकोनॉमिकल ब्लैकमेल बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को अपनी कमजोरियों को देश के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। धराली त्रासदी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1 जूनियर ऑफिसर और 8 जवान लापता हैं। इस आपदा के बाद स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमों ने धराली से 70, हर्षिल से 190 और गंगोत्री से 274 लोगों को सुरक्षित बचाया है।
रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में सड़कें और संचार व्यवस्था टूट गई हैं, जिससे राहत कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। उत्तराखंड के धराली में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने लोगों का हालचाल पूछा और कहा कि अब सब ठीक हो गया है। अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने और प्रभावितों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ में एक थाना प्रभारी ने लूट की सूचना मिलने पर कहा कि उनके पास जीप नहीं है और स्कूटी से जंगल में नहीं जा सकती। इस पर मेरठ एसएसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। यह घटना पुलिस की तत्परता और संसाधनों की कमी को लेकर सवाल उठाती है। फतेहपुर में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से 20 टन वजन का पीपा पुल बह गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बिजनौर में भारी बारिश के कारण एसडीएम की गाड़ी फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से निकाला। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी के कटाव से शिव मंदिर नदी में समा गया। इन घटनाओं से बाढ़ का जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर पीएम मोदी चीन जा रहे हैं तो उन्हें योगी आदित्यनाथ को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि योगी नाम बदलने में माहिर हैं और शायद चीन का नाम भी बदल दें। यह बयान उन्होंने संसद परिसर में दिया। पीएम मोदी का चीन दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए है। अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारो, जमानत जब्त करा दूंगा। उन्होंने बताया कि वे नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं जेडीयू ने जवाब दिया कि क्या टिकट फाइनल हो गया है। इस बयान से सियासत में नया विवाद बढ़ गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवती ने चलती थार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वाहन मालिक की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करेगी। इससे पहले भी यहां ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने लोगों को खतरनाक स्टंट से बचने की चेतावनी दी है। नैनीताल की यूनिवर्सिटी में बीसीए की छात्रा वासवी सिंह की संदिग्ध मौत पर लखनऊ में कैंडल मार्च हुआ। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले को दबाने और धमकी देने का आरोप लगाया। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की अपील की। घाना में बुधवार को एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमानी बोआमा, पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद और अन्य 6 लोग मारे गए। हेलीकॉप्टर अकरा से उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था और बाद में अशांति क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। यह हेलीकॉप्टर अवैध खनन के खिलाफ एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा था। घटना को घाना सरकार ने राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया है और जांच जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में दी। हालांकि यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 50% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक मदद दे रहा है। भारत ने इस कदम को अनुचित बताते हुए अपने ऊर्जा हितों की रक्षा की है। पुतिन का यह भारत दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला दौरा होगा। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलने की संभावना है। मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई सैलरी नहीं ली है। उन्होंने 2020 में यह फैसला लिया था कि उनकी आय का मुख्य स्रोत कंपनी के शेयरों से मिलने वाला लाभांश है। इस साल भी वेतन नहीं लेने के बावजूद उन्हें करोड़ों का लाभांश मिला। उनके बच्चे बोर्ड में शामिल होकर पारिश्रमिक ले रहे हैं। सेंसेक्स आज 79 अंक बढ़कर 80,623 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 22 अंक ऊपर रहा। मुख्य रूप से आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी गई। बाजार में सामान्य सुधार का माहौल बना रहा। इंडियन नेवी में 260 पदों पर भर्ती शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा में 417 पदों के लिए वैकेंसी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 75% हाजिरी अनिवार्य। सोने की कीमत में 251 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 1,0703 रुपया प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस साल सोना कुल मिलाकर 24,541 रुपया महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमत 1.4 लाख तक भी जा सकती है। शुभमन गिल को दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया है। वहीं विकेटकीपर ध्रुव जुरैल को सेंट्रल जोन की कप्तानी दी गई है। यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन की शुरुआत करेगा। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।